ने जो कहा कि तुलसीदास रामायण में वो असली मूल रामायण को अनुवाद करने के नाम पर उसकी जो मुख्य चीज़ें थी उसको भ्रष्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। उसमें वाल्मीकि रामायण को इन्होंने हवाला दिया है, जबकि वाल्मीकि रामायण भारत में है ही नहीं। मूल रामायण वहाँ के संग्रहालय में लंदन के अंग्रेज ले गए थे, उसको भारत लाओ। उस रामायण से बहुत सारे राज खुलेंगे, उससे पता चलेगा कि वो राम के पक्ष में नहीं है, वो तो रावण के पक्ष में है, वो तो यहाँ के मूल नागरिकों के पक्ष में है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। एक प्रश्न और आपसे करनी थी कि बार बार ये कहा जा रहा कि 500 वर्षों के बाद ये उत्सव का समय आया है सनातन धर्म के मानने वालों के लिए, जबकि तुलसीदास ने 1576 में रामचरितमानस लिखा है। उस पर आपने एक लेख भी लिखा है फेसबुक पर, मैं उसको पढ़ भी रहा था। तो अभी तो 500 साल पूरे नहीं हुए, तो 2076 में पूरे होंगे, एक बात। दूसरी बात है कि रामचरितमानस में कहीं पर भी उस मंदिर का जिक्र नहीं है जिसमें ये बताया जाए कि अमुख ने उसको तोड़कर बनाया। उससे बड़े भक्त हैं क्या ये? जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसका जो जिक्र है, इन्होंने घुमा फिरा करके वाल्मीकि रामायण को कहा, जबकि वाल्मीकि जो आश्रम है वो खुद नेपाल के अंदर है। जो 3 नदियों का वो है, वो नेपाल के अंदर है। अभी पूरी खोज मिली है जहाँ पर सीता जी को उन्होंने रखा, जहाँ पर बैठ कर के उन्होंने अपनी वो रामायण का उसकी रचना की, और जितना भी वहाँ पर लड़ाई चली वो तमाम नेपाल के अंदर, नेपाल का भूभाग। देखिए, अंग्रेज अगर नहीं आते, मैंने क्यों कहा, ये जो जितना उत्तराखंड का पूरा हिस्सा है और बिहार तक का जितना भी उत्तर प्रदेश का तमाम ये हिस्सा है, ये नेपाल के पास था। अंग्रेज़ों ने आकर के यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद संधियाँ की, लड़ाई के बाद संधियाँ की और उसको भारत में जोड़ा 1900 को। ये तो अलग अलग छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे। तो अगर अंग्रेज़ नहीं आते, अंग्रेज़ों ने इसको भारत के साथ मिलाया इस हिस्से को, तो वो हिस्सा नेपाल के साथ था। अगर नेपाल का प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि राम नेपाली थे और राम अयोध्या जो वहाँ पर नेपाल में है, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो नदी है सरयू नदी और दूसरा जो उसका जो मेन हिस्सा है, 3 नदियाँ साथ में गुजरती हैं, वो वहाँ पर वाल्मीकि नगर है भारत में, बिहार में, और उसके बिल्कुल पार करते ही वहाँ पर बॉर्डर पर है, और वहाँ पर टारगेट, वहाँ पर उनका वो है, फॉरेस्ट है, बड़ा जंगल है। उसके साथ में वाल्मीकि मंदिर आश्रम आज भी वैसा ज्यों का त्यों है। उसमें आज भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने खुद उसको देखा और मैं वहाँ जाना भी चाहता था, लेकिन उन्होंने झगड़ा कर लिया नेपाल से, तो वहाँ जाने का अभी देखते हैं, मौका मिलेगा तो। वहाँ वाल्मीकि आश्रम में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो इसलिए इनका ये कहना, इन्होंने सब मनगढ़ंत बनाई हैं। ये तो साकेत नगरी है, यहाँ पर तो उन्होंने बुद्ध ने बैठ करके तमाम बुद्ध का धाम है। ये तो बुद्ध ने अपने यहाँ पर तमाम चीज़ें, अपनी शिक्षा दीक्षा तमाम चीज़ें की, यहाँ पर विश्वविद्यालय खोले, यहाँ पर उन्होंने अपने विचार को फैलाया। सम्राट अशोक ने इन तमाम चीज़ों को, पूरे इलाकों को, वहाँ से उड़ीसा से लेकर के बिहार तक, सब ये बुद्धमय था। बुद्ध के शिलालेख और सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो ये सब नकली हैं। और आपने जो कहा कि तुलसीदास रामायण में वो असली मूल रामायण को अनुवाद करने के नाम पर उसकी जो मुख्य चीज़ें थी उसको भ्रष्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और उसमें भी कोई ऐसा कोई वो उसके कोर्ट में भी इन्होंने उसका हवाला नहीं दिया है। उसमें वाल्मीकि रामायण को इन्होंने हवाला दिया है, जबकि वाल्मीकि रामायण भारत में है ही नहीं। मूल रामायण लंदन में है, और हमने मांग की है लगातार 4 साल से। हम हर साल सरकार को ज्ञापन देते हैं। ब्रिटिश हमने जो एम्बेसडर को भी चिट्ठी दी थी लास्ट टाइम कि भैया हमारी जो मूल रामायण वहाँ के संग्रहालय में लंदन के अंग्रेज ले गए थे, उसको भारत लाओ। उस रामायण से बहुत सारे राज खुलेंगे, उससे पता चलेगा कि वो राम के पक्ष में नहीं है, वो तो रावण के पक्ष में है, वो तो यहाँ के मूल नागरिकों के पक्ष में है। वो तो बताया है कि किस तरीके से यहाँ जातिवाद थी। जब धोबी का शब्द आता है, इसका मतलब जाति व्यवस्था थी यहाँ पर, तब ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए इसको देख करके इन तमाम लोगों ने इस पर कब्जा किया है। जज इनके, कोर्ट इनके, प्रशासन इनका, फौज इनके पास। जज पे एक सवाल सर, आखिरी जज पे एक सवाल। जस्टिस गगोई ने जब राम मंदिर का निर्णय दिया था, तो उसने भी स्वीकार किया है, ऑर्डर की कॉपी में है मेंशन, कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, इसके साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इतना कुछ कहने के बाद फिर ये जो बेशर्मी के साथ 500 साल टीवी पर कहा जा रहा है, इसको किस दृष्टि से देखा जाए? देखिए, इसको इस दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि ये बुद्ध जब वो बृहदत्त को मारा उसने, पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र का काल, और उसके तुरंत बाद फिर जब इन्होंने अपना हिंदूवादी जो यहाँ पर मनुस्मृति लिखी, तमाम चीज़ें लिखी, इसको किया, उसके बाद जब मुग़ल आ गए, मुग़ल आने के बाद जब 6ठी शताब्दी में पहला मोहम्मद बिन कासिम
यहाँ पर पहला मुस्लिम जो यहाँ पर आया, उसके बाद फिर मुग़ल आने शुरू हो गए, तो फिर इनकी जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो गई। वो गुंडागर्दी ख़त्म हो गई और उसके बाद मुग़लों ने इनको टाइट किया। और अकबर के आते आते अकबर ने और उसके बाद औरंगज़ेब ने जो यहाँ पर जो काम किए, 50 साल का उनका यहाँ पर राजपाट है, 1-2 दिन का नहीं है। तो वो तमाम जो चीज़ें उन्होंने की, ये पुजारी ये उनके यहाँ पूजा करने लग गए, ये उनके वहाँ पर कुल पुरोहित बन गए। तो वहाँ पर जब देखा दलितों को और अछूतों को यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बाद इनको लगा कि ये हमारी सत्ता को छीन रहे हैं। फिर अंग्रेज़ आ गए, तो उस दौरान इनको मौका नहीं मिला, तो इसलिए 500 साल कह रहे हैं ये उसको 500 साल गिन रहे हैं कि अब हमारा वही दौर आएगा जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले था, वही दौर हमारा आना है। और अब उस दौर को हम फिर एंजॉय करेंगे। मेजॉरिटी लोगों को हम अपना गुलाम बनाएंगे, उनको रोज़गार का साधन नहीं होंगे, उनके पास उनको मनमर्जी का वेतन देंगे। लेबर लॉ ख़त्म करने का क्या मतलब है? वो यही मतलब है कि मालिक जो मर्जी दे, भैया ले, भूखा आदमी है। इतनी बेरोजगारी फैलाने का क्या मतलब है? क्योंकि मालिक के पास जाएंगे 2000 आदमी एक काम के लिए, तो जिसको रोटी जो अपनी झूठन देगा उस पर भी वो काम करेगा, भूखा क्या ना करता, मरता क्या ना करता। तो वो वही है लेबर लॉ पे अपना। आज हम लेबर लॉ पे किसी के वेतन नहीं मिलता, किसी को काम से हटा दिया, किसी को मालिक ने ओवर टाइम नहीं दिया, तुरंत लेबर लॉ के जरिए हम लेबर डिपार्टमेंट या लेबर कोर्ट चले जाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लेबर लॉ पे कुटाराघात किया कि इन मज़दूरों का ये कानून हटा दो, मालिक तो इनके हैं, वो जो मर्जी दें वो इनको लेना पड़ेगा, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। लेबर का भी प्रश्न आया, आप चूँकि बड़ी लंबी लड़ाई लड़े हैं इससे, संकट की घड़ी में लेबर के अधिकार को सीमित करने का क्या मतलब था? देखिए, इसका तो मौका ढूंढ रहे थे। ये ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने 2015 का जब ये पहली बार चुन करके आए 2014 में, और 2015 का जो 15 अगस्त का पहला भाषण इनका वहाँ पर हुआ रामलीला मैदान के ऊपर, उस समय मैं हिल गया। मैं चाय पी रहा था घर में बैठ करके, और मैं हमेशा प्रधानमंत्री का कोई भी वो भाषण सुनता हूँ 15 अगस्त को। तो मैंने सुना इन्होंने कहा 44 लेबर लॉ को ख़त्म करके हम 4 आचार संहिता बनाएंगे, लेबर कोड बनाएंगे। वो उन्होंने उस वक्त घोषणा की थी, क्योंकि इनके दिमाग में वही था। ये जब नीचे भी प्रशासन में भी जब जा करके, जब ये प्रशासन में नहीं थे और जब ये प्रचार करते थे इनके लोग, तब भी वो कहते थे कि लेबर कानून ख़त्म होने चाहिए, मालिक इतनी मुश्किल से पैसे लगाता है, उसको मुनाफा कमाना चाहिए, मजदूर को हड़ताल का अधिकार नहीं। आरएसएस के एजेंडे में है क्या ये? यस, मजदूर का बिल्कुल हड़ताल के खिलाफ थे। इनके जो कोर्ट कचहरी जाते हैं इनको बंद कर दो, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। मालिक बेचारा कितनी मुश्किल से पैसे लगाता है। अरे भैया, मालिक पैसे लगाता है तो मजदूर अपनी मेहनत लगाता है, अपना खून पसीना लगाता है। बिना मजदूर के खून पसीने के किसी भी हालत में कोई संस्थान नहीं चल सकता, किसी भी हालत में वो नहीं चलता कि उसको देते क्या हो। और एक मिनिमम वेजेस एक्ट, उससे ज़्यादा तकलीफ थी, क्योंकि बाबा साहब ने तय किया कि महंगाई के हिसाब से एक तो डीए आएगा, और दूसरी बात मिनिमम एक आदमी को जीने के लिए, एक परिवार को जीने के लिए उसको रहना भी है किराए पे, उसको इतनी कैलोरीज वो खाना भी चाहिए पर डे का, उसके कपड़े भी पहनने, साल के इतने गज कपड़े भी चाहिए। वो तमाम चीज़ें देख करके एक उन्होंने कहा कि एक आंकड़ा कि इतना मिनिमम वेज होना चाहिए, इससे कम मिनिमम, कम से कम न्यूनतम, इससे कम पगार कोई संस्थान नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना दे संविधान में लिखा है उन्होंने कहा कि भैया आप इनको लिविंग वेजेस दो, लेकिन जो आज तक लागू नहीं हुआ। जब मिनिमम वेजेस नहीं लागू हुआ तो सबसे पहला आक्रमण इनका मिनिमम वेजेस के ऊपर था, उसको तमाम इन्होंने ख़त्म करा। और गुजरात की सरकार ने तो बड़ी बेशर्मी से वो ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार ही ख़त्म कर दिया। जबकि एक आपको बता दूं कि सबसे पहला कानून इस देश के मजदूरों ने लड़ करके अंग्रेजी हुकूमत से लिया था 1926 का अपना ट्रेड यूनियन बनाने का पहला अधिकार 1926 का एक्ट बना, जो कि उन अंग्रेजों ने हमारी बात को समझा, हमारे उस संघर्ष को, मजदूरों के संघर्ष को इज्जत दी, और उन्होंने बैठ करके बात की। उसके आगे झुके वो विदेशी ताकत और इनको अधिकार दिया। उसके बाद उन्होंने कंपनसेशन एक्ट बनाया, उसके बाद उन्होंने मिनिमम वर्कर्स का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 बनाया। उसके बाद तमाम मजदूर जितने भी कानून बने 1946, 47, 48, तब सभी वो पेंडिंग कानून अंग्रेजी सरकार के दौर के थे जो उन्होंने बना के दिए। अंग्रेजी क्या करेगी अब? देखिए, सीटू ने और दूसरे भी जो मजदूर संगठन हैं, देखिए CI2 का अपना नेतृत्व है, वो उस संघर्ष में कर रहे हैं, हम उनके साथ एफिलेटेड हैं। जो वहाँ से वो कमेटी तय करती है, उसके बाद जो आता है लगातार संघर्ष में है। और भी जो आगे प्रोग्राम आ रहे हैं उसकी लड़ाई चल रही है। अभी जॉइंट लड़ाई 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन, तमाम जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं इंक्लूडिंग C2, उसको मिला करके 9 अगस्त को
दिल्ली के पूरे देश के अंदर जेल भरो आंदोलन है इन्हीं सवालों को लेकर के, और ट्रेड यूनियनें लड़ रही हैं। लेकिन ये जो धर्म का इन्होंने प्रोपगंडा कर रखा है, इन्होंने जो ये जहर देश के अंदर जो धार्मिक जहर जो बोया हुआ था, जो तैयार कर रखा है, तो उस जहर को मारने के लिए समय लगेगा। और हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, ट्रेड यूनियन मोर्चे पे लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, और पॉलिटिकल उसमें भी आकर के इनको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक सफल होंगे, लेकिन जब जनता को समझ आए ना आए, लेकिन हम अपनी सही बात, उनके अधिकार की बात कहने से चूकेंगे नहीं, चाहे हमें जेल जाना पड़े, गोली खानी पड़े या कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।